अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। क्लासिकल मैकेनिक्स की क्लास में आप सबको मैं एक दफ़ा फिर से वेलकम करता हूं। क्लासिकल मैकेनिक्स का आज हमारा लेक्चर नंबर 8 है और इसमें हम पढ़ेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैमिल्टन्स प्रिंसिपल। बच्चों, हैमिल्टन प्रिंसिपल क्या है, उसके फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, उसके फिजिकल मीनिंग्स क्या हैं, उसको कहां अप्लाई किया जाता है, किस तरह से अप्लाई किया जा सकता है, किस तरह से उसको ड्राइव किया जा सकता है, किस तरह से उसको प्रूव किया जा सकता है। अगर आप एक लेमैन भी हैं, आपका फिजिक्स से कोई ताल्लुक नहीं है या आप बेसिक फिजिक्स में बहुत ही वीक क्यों नहीं है, फिर भी आपको यह समझ आएगा। इससे पिछले लेक्चर्स में हमने लैग्रांजियन इक्वेशन पढ़ी है, वो अगर आपने लेक्चर देखने हैं तो उनके लिंक्स, वो पूरी जो प्लेलिस्ट है हमारी डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। अब ये लेक्चर नंबर 8 है। इससे पहले जो 7 लेक्चर हो चुके हैं वो सारे के सारे डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक्स दिए हुए हैं। इसके अलावा आप हमारे चैनल पर जो क्लासिकल मैकेनिक्स की प्लेलिस्ट है, अगर उसमें भी देखेंगे तो आपको पिछले सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। तो इसी तरह तरतीब से हमारे लेक्चर चलते जाएंगे। बच्चों, अब ज्यादा टाइम ज़ाया नहीं करते, हमने पहले पढ़ा डी-एलेम्बर्ट्स प्रिंसिपल। डी-एलेम्बर्ट्स प्रिंसिपल से हमने लैग्रांजियन इक्वेशन को ड्राइव किया। अब लैग्रांजियन इक्वेशन से हम आगे चलेंगे हैमिल्टन प्रिंसिपल की तरफ। तो लैग्रांजियन को थोड़ा सा मैं आपको, अगर आपने पिछले लेक्चर्स देखे हैं तो फिर तो आपको लैग्रांजियन बहुत अच्छी तरह से पता है, लेकिन अगर नहीं देखे तो इन्हें थोड़ा सा ब्रीफ सा मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूं। लैग्रांजियन इक्वेशन जो है वो किसी भी डायनामिकल सिस्टम की या किसी भी पार्टिकल की, यानी कोई पार्टिकल अगर मूव कर रहा है या कोई सिस्टम जो है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल है, वो मूव कर रहा है और किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, हम ये देखना चाहते हैं कि पार्टिकल की स्टेट क्या है, उसकी हम इक्वेशन ऑफ मोशन लिखना चाहते हैं, हम पार्टिकल का एक्सेलरेशन, उसकी वेलोसिटी, उसकी एनर्जी के बारे में जानना चाहते हैं, हम पार्टिकल की मुकम्मल स्टेट के बारे में जानना चाहते हैं, तो वो सारा कुछ हम जान सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लैग्रांजियन इक्वेशन। और जब आपको एक खास टाइम पे किसी पार्टिकल की स्टेट का पता होगा तो उस इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करके नेक्स्ट टाइम फ्यूचर में आप बता सकते हो कि आपका पार्टिकल या सिस्टम जो है आपका, वो किस तरह से बिहेव करेगा। बच्चों, जो हैमिल्टन प्रिंसिपल है, जो हमारी लैग्रांजियन इक्वेशन है, उसमें एक थोड़ी सी लिमिटेशन है। लिमिटेशन ये है कि आप उसको अप्लाई कर सकते हो सिर्फ एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, यानी कि एक पार्टिकल मूव कर रहा है तो आप एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे उस इक्वेशन को अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर हम ये देखना चाहें कि स्टार्ट से लेकर एंड तक जब पार्टिकल ने मूव करना शुरू किया और जहां पर जाकर उसने वो जाके रुका, तो इस पूरे कोर्स ऑफ टाइम में, इस पूरे उसके कोर्स ऑफ मोशन में हर पॉइंट पर उसकी स्टेट क्या थी, अगर हम ये इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं, हर टाइम पे शुरू से लेकर एंड तक, पार्टिकल के मूव करने से लेकर उसके रुक जाने तक, अगर हम ये मुकम्मल उसके बारे में जानना चाहते हैं, हर लम्हा ब लम्हा आप बाखबर रहना चाहते हैं उसकी स्टेट के साथ, तो फिर क्या करना होगा, हमें लैग्रांजियन इक्वेशन को इंटीग्रेट करना होगा शुरू से लेकर आखिर तक। हम मिसाल ले लेते हैं कि हमारे पास एक पार्टिकल है, हमारा जो जनरलाइज कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है, हमारा ये एक्स वाई प्लेन है। इस इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक फिक्स्ड ओरिजिन से हमारे पार्टिकल की जो पोजीशन है, जब हमारा पार्टिकल पोजीशन ए पे था उस वक्त टाइम फर्ज करें t1 था, पार्टिकल ने अपने मोशन को स्टार्ट किया। तो बच्चों, अगर ऐसा है तो पॉइंट ए पर हमने अपने पार्टिकल की पोजीशन को r1 से रिप्रेजेंट किया और पार्टिकल मूव करता हुआ चला गया पॉइंट बी के ऊपर, तो पॉइंट बी के ऊपर हमारे पार्टिकल का जो टाइम है वो t2 हो गया और उसका पोजीशन वेक्टर जो है वो r2 हो गया। हम इस पूरी जर्नी को, इस पूरे सफर को ए से बी तक, इस पूरे सफर में लम्हा ब लम्हा मुकम्मल इंफॉर्मेशन चाहते हैं, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे नहीं, बल्कि t1 से लेकर t2 तक, यहां तक ए से लेकर बी तक, हम उसकी इस पूरे पाथ के अलोंग हम मुकम्मल इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं सिस्टम की स्टेट के बारे में। तो फिर हमें क्या करना होगा, फिर हमें लैग्रांजियन इक्वेशन को यहां से यहां तक इंटीग्रेट करना होगा। तो बच्चों, लैग्रांजियन इक्वेशन की ये जो इंटीग्रेशन है, इसको हम कहते हैं हैमिल्टन्स प्रिंसिपल, और इस इंटीग्रेशन को हम बोलते हैं एक्शन इंटीग्रल। अभी आगे चल के देखते हैं कि एक्शन इंटीग्रल क्या है और लैग्रांजियन इक्वेशन को किस तरह इंटीग्रेट किया जा सकता है। एक और मैं आपको आसान अल्फाज में, बहुत ही आसान अल्फाज में, कि हैमिल्टन प्रिंसिपल क्या है। बच्चों, आपका पार्टिकल पोजीशन ए पे है, पोजीशन बी पर उसने जाना है,
देयर आर सो मेनी चॉइसेस। पार्टिकल ऐसे भी तो जा सकता है, पार्टिकल ऐसे भी जा सकता है, पार्टिकल ऐसे भी जा सकता है, वो ऐसे भी जा सकता है, बहुत सारे पाथ। इट मे टेक इन्फिनिट नंबर ऑफ पाथ्स। कोई भी वो रास्ता इख्तियार कर सकता है ए से बी की तरफ, लेकिन उसका एक्चुअल पाथ क्या है? अगर आप ये जानना चाहते हो कि दो पॉइंट्स के दरमियान जब पार्टिकल ने मूव करना है तो उसका एक्चुअल पाथ कौन सा होगा, ये आप मालूम कर सकते हैं हैमिल्टन प्रिंसिपल की मदद से। कितना आसान हो गया कि हैमिल्टन प्रिंसिपल हमारी किस तरह से, ये इसकी फिजिकल मीनिंग्स हैं कि किस तरह से हमारी हेल्प करता है और इसकी एप्लीकेशन क्या है, हम इसको इस्तेमाल कहां पे करते हैं। हमें कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, हमें उसकी ट्रेजेक्टरी नहीं पता, हमें उसका हम प्रिडिक्ट करना चाहते हैं कि ये पार्टिकल किस पाथ के लॉन्ग मूव करेगा, उसका एक्चुअल पाथ क्या होगा ड्यूरिंग इट्स मोशन, तो हम यूज कर सकते हैं हैमिल्टन्स प्रिंसिपल को। बात समझ आ गई? ठीक हो गया? बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, ठीक है। अब जो हैमिल्टन प्रिंसिपल है ये प्रिडिक्ट करेगा कि दो पॉइंट्स के दरमियान मूव करते हुए पार्टिकल हमेशा वो रास्ता इख्तियार करेगा जिस रास्ते पे चलते हुए उसे कम से कम टाइम लगेगा एक से दूसरी जगह तक जाने में। मेरा ख्याल है कि बहुत सारी डिस्क्रिप्शन हैमिल्टन प्रिंसिपल की हो गई है। अब हम एक्चुअल जो हमारा हैमिल्टन प्रिंसिपल है, अब जरा हम उसकी तरफ आते हैं, ठीक है, उसको डिफाइन करते हैं और फिर उसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो चलें देखते जाइए जी। तो सबसे पहले हम उसको उसकी जो स्टेटमेंट है, ठीक है, उसकी जो डेफिनेशन है, जरा उसको देख लें। इफ ऑल द पाथ्स अलोंग विच अ डायनामिकल सिस्टम में मूव, जितने भी पाथ हैं ए से बी तक, जिन पाथ को वो इख्तियार कर सकता है, फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर विद इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, द एक्चुअल पाथ इज दैट विच मिनिमाइज द एक्शन इंटीग्रल। तो दो पॉइंट्स के दरमियान बहुत सारे पाथ हो सकते हैं, लेकिन पार्टिकल का जो एक्चुअल पाथ होगा, जिस पाथ पे वो मूव करेगा, ये वो वाला पाथ होगा जिस पाथ पे चलते हुए उसे कम से कम टाइम लगेगा एक जगह से दूसरी जगह जाने में। तो बच्चों यहां पर वर्ड यूज हुआ है एक्शन इंटीग्रल। तो ये देखें, ये लैग्रांजियन है, तो ये जो लैग्रांजियन को आप इंटीग्रेट कर रहे हैं T1 से T2 तक, इसे कहते हैं एक्शन इंटीग्रल। एक्शन का मतलब होता है, लैग्रांजियन को आप एक्शन कह रहे हैं, तो एक्शन का मतलब होता है कि ऐसा कोई हमारा वेरिएबल जो हमें सिस्टम की स्टेट के बारे में बताता हो, उसे हम कहते हैं सिस्टम का एक्शन, ठीक है। लेकिन मजे की बात है कि ये जो हैमिल्टन प्रिंसिपल है, इसमें थ्रू आउट द सिस्टम हमारा जो एक्शन है, हमारा एक्शन खुद कांस्टेंट रहेगा, लेकिन सिस्टम की जो स्टेट है उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देगा। ठीक हो गया? अच्छा, इन टर्म्स ऑफ वेरिएशन, अगर आप इसको वेरिएशन की सूरत में लिखें तो आप इसको लिख सकते हैं डेल आई इज इक्वल टू डेल एल डी टी इज इक्वल टू 0 फ्रॉम T1 टू T2। बच्चों क्लियर हो गया? ठीक हो गया? इसमें अब एक और चीज है, हैमिल्टन प्रिंसिपल को हम प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एक्शन भी कहते हैं। सम टाइम हम इसे प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एक्शन कहते हैं। लीस्ट एक्शन से मुराद है इस इंटीग्रल की मिनिमम वैल्यू। इस इंटीग्रल को हम बोलते हैं एक्शन इंटीग्रल, और इसकी जो मिनिमम वैल्यू होती है उसे हम कहेंगे लीस्ट एक्शन। तो इस प्रिंसिपल को सम टाइम आप कह सकते हो प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एक्शन। बच्चों इसको प्रूव करने जा रहे हैं हम, लेकिन प्रूव करने से पहले मैं यहां पर इंट्रोड्यूस कराऊंगा आपको मोनोजेनिक सिस्टम। तो जी प्लीज इधर करिएगा। तो मोनोजेनिक सिस्टम जो है हमारे पास, मोनोजेनिक सिस्टम, बच्चों हम मोनोजेनिक सिस्टम यहां पर इस्तेमाल करेंगे इस प्रिंसिपल को प्रूव करने में। अच्छा, ये क्या होता है मोनोजेनिक सिस्टम? बच्चों ऐसा सिस्टम जिसमें लगने वाली जो सारी फोर्सेस हैं, वो सारी की सारी फोर्सेस, जितनी भी फोर्सेस हैं बच्चों, वो सारी की सारी फोर्सेस किसी ना किसी जनरलाइज्ड स्केलर पोटेंशियल का फंक्शन हो। यानी कि फोर्सेस जो हैं वो डिपेंड करती हों किसी भी स्केलर पोटेंशियल के ऊपर। तो ये क्या है? स्केलर पोटेंशियल। तो फोर्सेस जो है किसी भी स्केलर पोटेंशियल का फंक्शन हो। ठीक है बच्चों? तो ये जो स्केलर पोटेंशियल होता है, ये स्केलर पोटेंशियल बच्चों ये फंक्शन होता है कोऑर्डिनेट एक्सिस का। यानी कि स्केलर पोटेंशियल डिपेंड करता है एक्स कोऑर्डिनेट पर, वाई कोऑर्डिनेट पर, जी कोऑर्डिनेट पर। ठीक है? लेकिन ये जो हमारी फोर्सेस हैं बच्चों, ये डिपेंड करती हैं हमारे कोऑर्डिनेट्स पर भी, ये डिपेंड करती हैं हमारी वेलोसिटीज पर भी, और
हमारा जो टाइम कोऑर्डिनेट है ये फोर्सेस उस पर भी डिपेंड करती हैं। तो ऐसे सिस्टम को बोलते हैं मोनोजेनिक सिस्टम। अब मोनोजेनिक सिस्टम को लेकर हम इसको प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों यहां सपोज कर लें कि पॉइंट ए और पॉइंट बी के दरमियान जब पार्टिकल एक्चुअली मूव करता है तो इन पॉइंट्स के दरमियान जो सेपरेशन है या जितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है पार्टिकल ने वो डेल आर है, और हमारे पार्टिकल ने जब ए से बी तक मूव करना है तो ऑब्वियसली हम उस पर कुछ ना कुछ वर्क करेंगे। तो चलें हम उस वर्क को लिख लेते हैं जी। कितना वर्क करेंगे अभी यहां पर मैं प्रूव करने जा रहा हूं जी। ये इसका प्रूफ है जी, ये इसका प्रूफ है जी, ठीक हो गया। तो यहां पर मैं सपोज क्या कर रहा हूं, सपोज ये कर रहा हूं कि हम वर्क कर रहे हैं सिस्टम के ऊपर। जब सिस्टम के ऊपर हम वर्क कर रहे हैं तो उस वर्क को कैलकुलेट किया जा सकता है बच्चों। उस वर्क को जो है वो लिखा जा सकता है, किस तरह से लिखा जा सकता है, वर्क इज इक्वल टू, आपको पता है वर्क क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो ये बच्चों आ गया जी प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो इसे कह देते हैं इक्वेशन 1। लेकिन फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ आपको पता है, फ्रॉम न्यूटन्स सेकंड लॉ, फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ बच्चों एफ किसके बराबर होता है, एफ बराबर होता है एम, ठीक है जी, आर डबल डॉट एक्सेलरेशन। ये क्या है, एम ए। तो ए की जगह मैंने क्या लिखा है, आर डबल डॉट। तो बच्चों ये वैल्यू अगर यहां पुट कर दें तो हमारे पास जो वर्क होता है ये बन जाएगा एम आर डबल डॉट और डेल्टा आर, ठीक हो गया। इसे हम कह देते हैं इक्वेशन 2। और हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि वर्क जो होता है ये बराबर होता है नेगेटिव ऑफ, आमतौर पर वैसे तो ये होता है कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव वर्क डन। पोटेंशियल एनर्जी, ये वी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पोटेंशियल एनर्जी को, वेलोसिटी नहीं, पोटेंशियल एनर्जी। सो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन। तो वो जो वर्क के साथ नेगेटिव मैंने उठा के इधर लिख दिया तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हमारे पास बन जाएगी इक्वेशन 3। अब देखें इक्वेशन 2 और 3 को कंपेयर किया जा सकता है। तो मैं यहां पर इनको कंपेयर करने जा रहा हूं जी। कंपेयर इक्वेशंस 2 एंड 3। तो बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगा, एम आर डबल डॉट इंटू डेल आर इज इक्वल टू माइनस डेल वी। मैं वी को कैपिटल लिखता हूं ताकि आप पोटेंशियल एनर्जी और वेलोसिटी को कंफ्यूज ना कर बैठें। तो इसे मैं कह देता हूं जी इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 में ये जो आर डॉट और डेल आर है इसकी वैल्यू हमें पुट करनी है। कहां से पुट करनी है, उसके लिए हम यहां पर एक खुद से एक फंक्शन सपोज कर लेते हैं। और जो खुद से सपोज कर रहे हैं, फर्ज कर लें जी, वो हमारे पास है जी आर डॉट डेल्टा आर। ये फंक्शन हम खुद से सपोज कर रहे हैं। इसका जरा डेरिवेटिव ले लें विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डी ओवर डी टी। बच्चों ये दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं, जब अब इनका डेरिवेटिव लेंगे तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। पहले आर का डेरिवेटिव, तो आर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आर डबल डॉट और डेल आर एज इट इज रहेगा प्लस आर एज इट इज रहेगा और डेल आर का डेरिवेटिव डेल आर डॉट हो जाएगा। तो बच्चों ये बन जाएगा आर डबल डॉट इंटू डेल्टा आर प्लस आर डॉट, यानी कि आर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये वेलोसिटी होता है। इस तरह डेल आर डॉट ये डेल वी होता है, ठीक हो गया। तो बच्चों ये हमारे पास आ गया जी डी ओवर डी टी ऑफ आर डॉट इंटू डेल्टा आर। बच्चों ये हमने पहले प्रूव किया हुआ है कि वी डेल्टा वी जो है ये बराबर होता है डेल्टा इंटू 1 ओवर वी स्क्वेयर, ठीक है। ये पिछली लेक्चर्स में हमने इसको प्रूव किया हुआ है। तो हम यहां पर वी डेल वी की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा आर डॉट डेल्टा आर प्लस वी डेल वी की जगह डेल 1 ओवर 2 वी स्क्वेयर, ठीक है बच्चों। और यहां पर है डी बाय डी टी ऑफ आर डॉट इंटू डेल्टा आर। बच्चों ये जो आर डॉट डेल्टा आर है इसको यहां पर रहने दें, ठीक है। और ये जो वैल्यू है इस वैल्यू को उठा के आप इधर ले आए, ये वैल्यू इधर आके क्या हो जाएगी, माइनस। तो हमारे पास आ जाएगा जी डी बाय डी टी आर डॉट डेल्टा आर माइनस, ये वैल्यू इधर आके माइनस हो गई, माइनस डेल्टा 1 ओवर 2 वी स्केयर। और उधर क्या बचेगा, उधर बचेगा आर डबल डॉट इंटू डेल्टा आर। बच्चों अब ये वैल्यू जो है आप यहां पर इक्वेशन 4 में इस जगह पर पुट करें, ठीक है। ये वाली वैल्यू इसकी जगह ये वाली वैल्यू यहां पुट कर दें तो हमारे पास बन जाएगा एम डी बाय डी टी आर डॉट डेल्टा आर और माइनस एम डेल इंटू 1 ओवर 2 वी स्क्वेयर।
और दूसरी तरफ क्या है, दूसरी तरफ है माइनस डेल वी। बच्चों ये जो कैपिटल वी है ये पोटेंशियल एनर्जी के लिए है और जो स्मॉल वी है वो वेलोसिटी के लिए है। बच्चों अगर मैं इस m को यहां अंदर लिख लूं तो ये मेरे पास बन जाएगा m d बाई डी टी आर डॉट इंटू डेल आर माइनस डेल 1/2 m को अंदर लिख लें एम वी स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस डेल वी। बच्चों ये क्या है, हाफ एम वी स्क्वेयर काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टी से। इधर ये माइनस हो रही है, उधर ले जाए तो क्या हो जाएगी, प्लस। तो ये हमारे पास ये बन जाएगा डेल टी और माइनस पहले से यहां मौजूद है डेल वी, और यहां पे क्या रह गया एम डी बाई डी टी इंटू आर डॉट डेल आर। अब बच्चों डेल टी माइनस डेल वी को आप लिख सकते हैं डेल टी माइनस वी, और यहां पे है हमारे पास एम डी बाय डी टी आर डॉट डेल्टा आर। तो ये जो टी माइनस वी है बच्चों, टी माइनस वी बराबर होता है लैग्रांजियन के। तो ये हमारा लैग्रांजियन है, यहां पर आप टी माइनस वी की जगह एल पुट कर दें, ठीक है जी। ये हमारे पास आ गया एम डी बाय डी टी इंटू आर डॉट डेल्टा आर इज इक्वल टू डेल्टा एल। अब दोनों तरफ ये जो डी टी है उधर ले जाके मल्टीप्लाई कर दें, डेल्टा एल डी टी, और यहां बचेगा एम डी आर डॉट इंटू डेल्टा आर। बच्चों इसको कर लें इंटीग्रेट, ठीक है, फ्रॉम T1 टू T2, यहां पर भी T1 से T2। जब इंटीग्रेट करेंगे तो यहां डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कैंसिल होंगे, तो यहां इंटीग्रेशन हमारे पास आ जाएगी एम आर डॉट डेल्टा आर T1 से T2 तक, और इसको ऐसे ही छोड़ दें T1 से T2 तक डेल्टा एल डी टी। तो यहां तक जो है हम पहुंच चुके हैं, ऑलमोस्ट हमारी ये प्रूव होने जा रहा है। तो जरा इसको मैं आपने अगर नोट वगैरह करना है तो आप इसको कर लीजिएगा। इसको मैं अरेज करके इसको प्रूव करने लगा हूं जी। तो फाइनल इक्वेशन जो हमारी वहां तक बनी है वो बनी है एम आर डॉट डेल्टा आर, उसकी लिमिट्स हैं T1 से T2 तक इज इक्वल टू T1 से T2 तक डेल्टा एल और डी टी। तो जब ये T1 और T2 यहां पुट करेंगे डेल्टा आर पे तो हमारे पास बन जाएगा एम आर डॉट डेल्टा आर एट T1 माइनस डेल्टा आर एट T2, ये लिमिट्स मैंने पुट किए हैं यहां पे, इज इक्वल टू T1 से T2 तक डेल्टा एल और डी टी। क्लियर हो गया बच्चों? जरा इधर दिखाइएगा, जब हम इस जगह पर थे उस वक्त हमारा डेल्टा आर क्या था, क्योंकि हमने अभी मूव करना स्टार्ट नहीं किया था, तो हमारा डेल्टा आर इस जगह पे क्या था, 0। जब हम यहां पहुंच गए तो हम अपनी फाइनल स्टेट में चले गए। जब फाइनल स्टेट में चले गए तो यहां पर अगेन डेल्टा आर किसके बराबर है, 0 के। इसका मतलब है कि ये जो डेल्टा आर है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट है, ये हमारा T1 और T2 दोनों जगहों पे क्या है, 0। तो बच्चों ये भी 0 और ये भी 0, तो ये हो गया 0 माइनस 0 और एम आर डॉट इज इक्वल टू डेल्टा एल डी टी फ्रॉम T1 टू T2। बच्चों अब क्या होगा, ये 0 जब यहां मल्टीप्लाई होगा तो सारा कुछ 0 हो गया, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 0 इज इक्वल टू T1 से T2 डेल्टा एल डी टी, और इसको हम यूं भी लिख सकते हैं T1 से T2 डेल्टा एल डी टी इज इक्वल टू 0। सो हमने हैमिल्टन प्रिंसिपल प्रूव कर दिया है जी। तो ये है जी हमारा हैमिल्टन प्रिंसिपल। अब हम इसको किसी प्रॉब्लम, कोई रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम लेते हैं और उस पर इसको अप्लाई करते हैं, और अप्लाई करके हम अपनी इनसाइट जो है, अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है उसको मजीद बेहतर करते हैं, और ये देखते हैं कि किस तरह ये हमारी हेल्प करेगा किसी भी पार्टिकल का एक्चुअल पाथ मालूम करने के लिए। ठीक है जी, चलें अब इसको हम कोई रियल वर्ल्ड एग्जांपल लेके उस पर इसको अप्लाई करते हैं। अब हम हैमिल्टन प्रिंसिपल को किसी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम पे अप्लाई करेंगे, और यहाँ पर जो प्रॉब्लम लिया है मैंने वो एक प्रोजेक्टाइल लिया है। आपको पता है प्रोजेक्टाइल जो है जब हम उसको थ्रो करते हैं एयर में, मिसाल के तौर पर आप किसी फुटबॉल को किक करते हो या किसी बॉल को हिट करते हो, तो बॉल जब मूव करता है स्पेस में, ठीक है, जब वो एयर में मूव करता है तो हम कंसीडर कर रहे हैं
कि उसका जो मोशन है, फर्ज कर लें कि वो 2 डायमेंशनल मोशन है, हम यहाँ पर 3D की बात नहीं करते, हम कहते हैं कि उसका मोशन 2 डायमेंशनल मोशन है, उसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इन्वॉल्व है। तो हम ये देखना चाहते हैं कि उस प्रोजेक्टाइल का एक्चुअल पाथ क्या होगा। वैसे तो हमें पता है कि प्रोजेक्टाइल का जो पाथ होता है दैट इज लाइक अ पैराबोला, ठीक है। तो यहां पर हम हैमिल्टन प्रिंसिपल को अप्लाई करेंगे और हम देखेंगे कि किस तरह से हमारी हेल्प करता है प्रोजेक्टाइल का एक्चुअल पाथ कैलकुलेट करने में। हमें पता है कि वो पैराबोला होता है, लेकिन हम ये प्रूव करेंगे कि वो वाकई पैराबोला होता है। सो यहां पर आ जाएं जी। यहां से हमने, ये हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ये एक फिक्स्ड ओरिजिन है। यहां से एट टाइम t1 आपने एक प्रोजेक्टाइल थ्रो किया, जिस वक्त आपने प्रोजेक्टाइल थ्रो किया उस वक्त उसकी दोनों वेलोसिटीज जो हैं वो उसमें मौजूद हैं, ठीक है जी। एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ये उसकी वेलोसिटी एक्स एक्सिस में और ये उसकी वेलोसिटी वाई एक्सिस में। तो एक्स एक्सिस में जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है वी एक्स, इसको मैं लिख सकता हूं एक्स डॉट, और ये बराबर होगी वी नॉट कॉज अल्फा के, और शुरू में उसकी वेलोसिटी जो वाई एक्सिस में है उसको मैं लिख सकता हूं वाई डॉट, और ये बराबर होगी वी नॉट साइन अल्फा के। और शुरू में जब यहां से उसने मूव करना स्टार्ट किया तो उसका एक्स एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट भी जीरो है और वाई एक्सिस में भी डिस्प्लेसमेंट जीरो है, क्योंकि अभी उसने मूव करना स्टार्ट किया है, ठीक है। तो प्रोजेक्टाइल यहां से मूव करता हुआ जनाब ऐसे जाएगा। हम ये प्रूव करेंगे कि उसका एक्चुअल पाथ एक पैराबोला है, यानी कि हम प्रोजेक्टाइल का एक्चुअल पाथ मालूम करने जा रहे हैं और अप्लाई किसको करेंगे यहाँ पर, हैमिल्टन प्रिंसिपल को। तो बच्चों जो काइनेटिक एनर्जी है वो गिवन है, एक्स एक्सिस में भी है काइनेटिक एनर्जी, वाई एक्सिस में भी है, इसलिए यहाँ पर आपको वी स्क्वेयर, ये जो वी स्क्वेयर है, वी स्क्वेयर आपको एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर नजर आ रहा है। तो ये जो वेलोसिटी है ये एक्स एक्सिस में है और ये जो वेलोसिटी है वो वाई एक्सिस में है, और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो सिर्फ वाई एक्सिस में है, क्योंकि हमारा प्रोजेक्टाइल अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में है और अर्थ की जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी होती है वो सिर्फ वाई एक्सिस में होती है, इसलिए जो पोटेंशियल एनर्जी है इट इज ओनली इन वाई एक्सिस। क्लियर हो गया। ये टी और वी को या लैग्रांजियन में पुट करें, ये आपका लैग्रांजियन बन गया। और अब आ जाएं आप अपने हैमिल्टन प्रिंसिपल पर। ये आपका हैमिल्टन प्रिंसिपल है, इसमें आपको डेल एल मालूम करना है, और डेल एल बच्चों हमारा आपको पता है। अब यहां पर प्रोजेक्टाइल का मोशन दो तरह का है, एक्स में है और वाई में है। तो बारी बारी पहले हम उसका एक्स वाला मोशन डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसका वाई वाला। तो इसलिए पहले मैंने यहां पर भी एक्स लिखा है और यहां पर भी एक्स लिखा है, ये पहले दोनों मैंने एक्स लिखे हैं, ठीक है। उसके बाद मैं दोनों यहां पर y लिखूंगा और दोनों y पर हम इसको अप्लाई करेंगे। तो पहले सिर्फ हम अलोंग x एक्सिस जो है वो बात करने जा रहे हैं जी। तो यहां पर मैं लिख देता हूं जी, ये जो डेल एल है ये हम मालूम करने जा रहे हैं, यानी कि लैग्रांजियन इक्वेशन हम मालूम करने जा रहे हैं अलोंग x एक्सिस। तो यहां पर मैं लिख भी देता हूं जी अलोंग x एक्सिस, ठीक है। अलोंग x एक्सिस हमें क्या क्या निकालना है, पहले हमें निकालना है करली l ओवर करली x डॉट, यानी कि आपका जो है इसको मैं यूं लिख सकता हूं करली बाय करली x डॉट, और यहां पर आप l की वैल्यू पुट करें। l की वैल्यू आपके पास है जी 1/2m x डॉट स्क्वेयर प्लस y डॉट स्क्वेयर और माइनस mgy, ठीक हो गया बच्चों। अब ये डेरिवेटिव आप ले लें, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x डॉट। तो ये x डॉट का डेरिवेटिव होगा, बाकी y डॉट भी नहीं है, ये भी जीरो हो जाएगा, बाकी सारे कांस्टेंट है वो जीरो हो जाएंगे। तो हमारे पास जो डेरिवेटिव आएगा ये आएगा 1/2m इंटू 2x डॉट। क्लियर हो गया। तो बच्चों यहां पर 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, ये सारे बाकी जीरो हो जाएंगे। तो हमारे पास आ जाएगा जी mx डॉट, ये हमारे पास आ गया करली l ओवर करली x डॉट, ठीक है। इसी तरह से आप निकाल सकते हैं करली l ओवर करली y। तो जब करली l ओवर करली सॉरी करली l ओवर करली x, हमें दो चीजें चाहिए ना, करली l ओवर करली x डॉट, वो हमने ये निकाल लिया। अब हमें चाहिए करली l ओवर करली x, ठीक हो गया। तो यहां भी मैंने मिस्टेक की है, सॉरी जनाब, यहां पर माइनस आना चाहिए, ठीक हो गया। सो करली l ओवर करली x, यानी कि इस पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू x। आपको यहां कहीं भी x नजर नहीं आ रहा, ये x डॉट है, ये y डॉट है, यहां अगर कहीं x नजर नहीं आ रहा तो डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, जीरो। इन दोनों वैल्यूज को अब आप यहां पर पुट कर लें अलोंग x एक्सिस, तो हमारी जो इक्वेशन है वो कुछ यूं बन गई, डेल l इज इक्वल टू डी बाई डी टी करली l ओवर करली x डॉट, क्या आया है जी आपका, वो आया है mx डॉट, माइनस करली l ओवर करली x क्या आया है जी, जीरो,
everything is equal to 0. So we have delta L along x axis. ये देखें इसका डेरिवेटिव लें, m कांस्टेंट है, x का टाइम डेरिवेटिव क्या हो जाएगा x डबल डॉट, और ये हमारे पास किसके बराबर आ गया जी, ये हमारे पास बराबर आ गया जी 0 के। तो हमने अलोंग x एक्सिस इसकी वैल्यू निकाल ली है। ये वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर दें और इसको सॉल्व करते हैं। तो पुट कर देते हैं जी हम, हमारा जो शुरू में टाइम था वो 0 था और बाद वाला जो टाइम है उसको t2 कह लें, और डेल्टा l की जगह पुट करेंगे m x डबल डॉट और dt इज इक्वल टू 0। बच्चों ये m उधर ले जाके 0 कर दें तो यहाँ पर खाली बचेगा x डॉट, x डबल डॉट, x डबल डॉट की इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हमारे पास आएगा x डॉट इज इक्वल टू, यहाँ 0 है तो 0 का इंटीग्रेशन क्या होगा कांस्टेंट। तो बच्चों इसको मैं नाम दे लेता हूँ इक्वेशन 1। तो मेरे पास x डॉट किसके बराबर आ गया a के। अब यहाँ पर हमने इनिशियल बाउंड्री कंडीशन इस्तेमाल करनी है और a की वैल्यू निकालनी है। तो इनिशियल बाउंड्री कंडीशन क्या है हमारे पास, इनिशियली जब टाइम 0 था तो बच्चों उस वक़्त x भी क्या था 0 था, लेकिन x डॉट उस वक़्त क्या था, ये देखें x डॉट उस वक़्त था v नॉट कॉज अल्फा। तो यहाँ इनिशियल बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करें, जब टाइम 0 था उस वक़्त x डॉट की वैल्यू क्या थी v नॉट कॉज अल्फा इज इक्वल टू a, ये बन गई इक्वेशन 2। हमने a की वैल्यू निकाल ली, ये देखें ये a की वैल्यू है, इस वैल्यू को यहाँ वापस पुट कर दें तो हमारे पास x डॉट बराबर आ गया v नॉट कॉज अल्फा, ये बन गई हमारी इक्वेशन 3। अब इसको दोबारा से इंटीग्रेट कर लें तो ये हमारे पास आएगा जी x डॉट dt इज इक्वल टू v नॉट कॉज अल्फा dt। तो बच्चों इसकी जब x डॉट की दोबारा इंटीग्रेशन करेंगे तो ये बन जाएगा x, ये आ जाएगा v नॉट कॉज अल्फा t और प्लस यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाएगा, इस कांस्टेंट को हम कह रहे हैं b। इससे जो पहले कांस्टेंट था उसको हमने कहा है a और इसको हम कह रहे हैं b। अब इस कांस्टेंट की वैल्यू भी निकाल लेते हैं, इनिशियल बाउंड्री कंडीशन को अप्लाई करें तो इनिशियल बाउंड्री कंडीशन जब t 0 था तो x भी क्या था 0 था। तो बच्चों यहाँ t 0 पुट करें, x भी 0 पुट करें तो b की वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई। तो हमारे पास x बराबर आ गया v नॉट कॉज अल्फा t, इसको नाम दे लें इक्वेशन 4 का। अब यही सारा काम हमने करना है अलोंग y एक्सिस, ठीक है बच्चों, अब यही सारा काम हम करने जा रहे हैं अलोंग y एक्सिस। ठीक है, तो अलोंग y एक्सिस के लिए आप इक्वेशन लिख लें, हमारे पास आएगा जी डेल्टा l इज इक्वल टू d बाय dt करली l ओवर करली y डॉट माइनस करली l ओवर करली y इज इक्वल टू 0। तो हमें दो चीज़ें यहाँ पर निकालनी है, पहले हमें निकालना है करली l ओवर करली y डॉट। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास आ जाएगा। मैं अब इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ तो आप इसे मतलब खुद भी कर सकते हैं। तो करली l ओवर करली y डॉट, अगर मैं ये जो लैग्रांजियन बनाया था हमने यहाँ पर, इस लैग्रांजियन के ऊपर अगर मैं y डॉट अप्लाई करूँ डेरिवेटिव तो मेरे पास आंसर आएगा जी m y डॉट। ठीक है, और अगर मैं करली l ओवर करली y निकाल लूँ यानी कि लैग्रांजियन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, तो बच्चों वो मेरे पास क्या आएगा, वो देखें जी, वो मेरे पास आएगा माइनस mg। ठीक हो गया। अब ये दोनों वैल्यूज मैं यहां पर पुट कर देता हूं तो मेरे पास आ गया डेल्टा l इज इक्वल टू d बाई डी टी करली l ओवर करली y डॉट, ये क्या है m y डॉट माइनस करली l ओवर करली y माइनस एम जी, तो ये माइनस माइनस प्लस एम जी इज इक्वल टू 0। तो बच्चों हमारे पास डेल्टा l बराबर आ गया, इसका दोबारा टाइम डेरिवेटिव ये हो जाएगा m y डबल डॉट और प्लस एम जी इज इक्वल टू 0। यहाँ से m कॉमन लेके उधर जाके 0 कर दें तो डेल्टा l हमारे पास आ गया y डबल डॉट प्लस g इज इक्वल टू 0। ठीक है जी बच्चों, अब ये वैल्यू डेल्टा l की दोबारा से आपका जो एक्शन इंटीग्रल है वहाँ पे पुट कर दें तो हमारे पास एक्शन इंटीग्रल है t1 से t2 डेल्टा l dt इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर डेल्टा l की वैल्यू पुट करें, ये वैल्यू हमारे पास है जी y डबल डॉट
प्लस जी इंटू डी टी इज इक्वल टू 0। और अगर मैं जी को उधर ले जाऊं तो ये मेरे पास हो जाएगा वाई डबल डॉट इंटू डी टी इज इक्वल टू माइनस जी और डी टी। ठीक है, इंटीग्रेशन मैं यहां पर भी कर देता हूं। अच्छा जी, अब ज़रा थोड़ा वापस आ जाएं, इसको मैं अरेज कर देता हूं ताकि हम यहां पर प्रूव कर सकें। अच्छा बच्चों, तो हम पहुंच चुके हैं y डबल डॉट इंटू डी टी इज इक्वल टू माइनस जी इंटू डी टी। इंटीग्रेट कर लें तो ये हमारे पास आ जाएगा y डॉट और ये हमारे पास आ जाएगा माइनस जी टी प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन और उसको आप कह लें c। बच्चों, इस कांस्टेंट की वैल्यू हम इनिशियल बाउंड्री कंडीशन से निकाल सकते हैं। तो इनिशियल बाउंड्री कंडीशन हमारे पास क्या है, जब t 0 था उस वक्त y डॉट की वैल्यू थी v नॉट साइन अल्फा। यहां पुट कर दें y डॉट की जगह v नॉट साइन अल्फा इज इक्वल टू माइनस जी टी और t की जगह 0 पुट करना है हमने, तो 0 प्लस c, तो c की वैल्यू हमारे पास v नॉट साइन अल्फा आ गई है। ये वैल्यू वापस यहां पुट करें तो हमारे पास आ गया y डॉट इज इक्वल टू माइनस जी टी प्लस वी नॉट इंटू साइन अल्फा। बच्चों, ये अब इक्वेशन बन गई है। पीछे हमने इक्वेशन 4 तक बना ली थी, तो ये हमारे पास इक्वेशन 5 बन गई है। इसको दोबारा से इंटीग्रेट करें, जब दोबारा से इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है जी, तो इसको दोबारा से जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा y और ये आ जाएगा माइनस जी टी स्क्वायर ओवर 2 और प्लस ये आ जाएगा v नॉट साइन अल्फा t और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन d। इस पे दोबारा हम अप्लाई करेंगे इनिशियल कंडीशन, तो बच्चों ये 0 हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू माइनस जी टी स्क्वायर ओवर 2 प्लस वी नॉट साइन अल्फा t और ये इक्वेशन 6 बन गई है। बच्चों, हमने जो पीछे इक्वेशन निकाली है इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 से अब t की वैल्यू निकालें तो यहां से t की वैल्यू आएगी x ओवर v नॉट कॉज अल्फा। ठीक है, ये वैल्यू आप यहां पुट कर दें t की जगह, तो हमारे पास आ जाएगा जी y इज इक्वल टू माइनस जी बाय 2 और t स्क्वायर की जगह x ओवर v नॉट कॉज अल्फा का स्क्वायर प्लस v नॉट साइन अल्फा और t की जगह x ओवर v नॉट कॉज अल्फा। बच्चों, अब ये करें कि यहां पर दो कांस्टेंट बना लें आप। ये जो आपके पास आ रहा है माइनस जी बाय 2 और ये जो v नॉट कॉज अल्फा का स्क्वायर है, v नॉट कॉज अल्फा का स्क्वायर, इसको बराबर रख लें a के। इसी तरह से यहां पर जो साइन अल्फा ओवर कॉज अल्फा है, ठीक है, ये v नॉट तो कैंसिल हो जाएगा, तो साइन अल्फा ओवर कॉज अल्फा इसको बराबर रख लें b के। तो यहां पर देखें इस इक्वेशन में हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर और ये जो g बाय 2 और v नॉट कॉस अल्फा है इसकी जगह क्या आ जाएगा a प्लस ये जो साइन अल्फा और कॉस अल्फा है इसकी जगह क्या आ जाएगा b और साथ में x। तो हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन आ गई माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और ये है इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो हमने साबित कर दिया कि हमारा जो प्रोजेक्टाइल है, हमारे प्रोजेक्टाइल का पाथ जो एक्चुअल पाथ वो टेक करेगा वो एक पैराबोला होगा और वो पैराबोला ही होता है। ठीक है जी, सो ये थी हमारी एप्लीकेशन ऑफ हैमिल्टन प्रिंसिपल। हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ। अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।